प्रिय विद्यार्थियों, आज हम बाल विकास के तीसरे चरण अर्थात किशोरावस्था पर चर्चा प्रारंभ करते हैं। इंग्लिश में इसे एडोलसेंस कहते हैं। इसके लिए एक और अच्छा नाम है टीनेज। रफ यदि आप समझें तो 0 से 5 शैशवावस्था, फिर 6 से 12 समझ सकते हैं बाल्यावस्था, फिर जैसे ही 13 शुरू हो रहा है 13, 3 जुड़ गया 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 भी जोड़ ले, ये पूरा समय टीनेज हो गया। हर बार नाम में टीनेज आ रहा है। यही किशोरावस्था है। बहुत प्यारी अवस्था। सबको अपने स्कूल के दिन याद आ जाएंगे। हमको तो बहुत याद आता है अपना 9, 10, 11, 12 और अपना पूरा स्कूल लाइफ। तो वही सब दौर है एडोलसेंस या किशोरावस्था का दौर। किशोरावस्था एडोलसेंस नामक अंग्रेजी शब्द का हिंदी रूपांतरण है। एडोलसेंस नामक शब्द की व्युत्पत्ति लैटिन भाषा के एडोल्स्कर नामक शब्द से हुई है, जिसका अर्थ होता है परिपक्वता की ओर बढ़ना, टू ग्रो टू मैच्योरिटी। तो क्या होता है एडोलसेंस का मीनिंग? टू ग्रो टू मैच्योरिटी, परिपक्वता की ओर बढ़ना। अब एक परिभाषा, एक इसमें कोटेशन है स्टैनली हॉल का। कोटेशन तो अनंत मिलेंगे हर टॉपिक पर जो पेपर में आएगा बहुत महत्वपूर्ण कोटेशन स्टैनली हॉल का। किशोरावस्था बड़े बल एवं तनाव, तूफान एवं विरोध की अवस्था है। किसकी अवस्था है? बड़े बल एवं तनाव। किशोरावस्था को बड़े बल एवं तनाव, तूफान और विरोध की, तूफान और आवेग की अवस्था किसने कहा? स्टैनली हॉल। इस अवस्था में किशोर एवं किशोरी के शरीर में नाना प्रकार के और मन में भी नाना प्रकार के क्रांतिकारी परिवर्तन होते हैं। एडोलसेंस इज पीरियड ऑफ ग्रेट स्ट्रेस एंड स्ट्रेन, स्टॉर्म एंड स्ट्राइफ। किसके द्वारा कहा गया? स्टैनली हॉल। इस कोटेशन को मजबूती से दिमाग में बैठा लें। अब किशोरावस्था में विकास के 2 सिद्धांत दिए जाते हैं। कौन कौन से 2 सिद्धांत हैं? पहला है त्वरित विकास का सिद्धांत, यानी विकास बहुत तेजी से होता है, उसी को तो क्रांतिकारी परिवर्तन कहते हैं। क्रांति का मतलब क्या होता है? रिवॉल्यूशन शब्द है इंग्लिश में क्रांति के लिए। रिवॉल्व होना, जैसे रिवॉल्विंग चेयर, सामने बैठा है आदमी, घूम के 360 उसका चेहरा पीछे हो गया, पीछे था चेहरा, घूम के 360 सामने आ गया। तो कोई भी परिवर्तन जो बहुत तेज गति से हो और बड़ी मात्रा में हो, वही तो क्रांति है। तो शरीर में अब क्रांतिकारी परिवर्तन होंगे और ये परिवर्तन बड़े तेज गति से होते हैं, ऐसा मानने वाले इसे त्वरित विकास की थ्योरी कहेंगे। थ्योरी ऑफ सल्टेरिटरी डेवलपमेंट, यानी जो विकास होता है कैसा होता है? बहुत तेज होता है। और दूसरे लोग उल्टा बोलेंगे कि नहीं भाई, विकास कैसे होगा? क्रमशः होगा, हर चीज क्रमिक रूप से चलती है। तो अब पहले सिद्धांत पर आइए। पहला सिद्धांत त्वरित विकास का सिद्धांत। यह सिद्धांत मानेगा कि नवीनताएं एकाएक आती है। हाल का मत है, ये हाल ही ने इसका प्रतिपादन किया था और अपनी एक विशेष पुस्तक में किया, जिस पुस्तक का नाम हाल ने रखा एडोलसेंस। तो दूसरा महत्वपूर्ण तथ्य आ रहा है, एडोलसेंस नामक पुस्तक किसकी है? हाल की, स्टैनली हॉल। इस ग्रंथ में उन्होंने लिखा है कि किशोरों में नाना प्रकार के क्रांतिकारी परिवर्तन के परिणाम स्वरूप जो नवीनताएं और विशेषताएं आती हैं वो एकदम नवीन हुआ करती हैं। इनका शैशवावस्था और बाल्यावस्था से कोई संबंध नहीं होता। हाल के शब्दों में किशोर में जो शारीरिक एवं मानसिक परिवर्तन होते हैं वो एकदम छलांग मार कर आते हैं। ये कोटेशन भी आएगा। किशोरों में जो शारीरिक और मानसिक परिवर्तन होते हैं वो कैसे होते हैं? एकदम छलांग मारकर। सहसा बच्चा अपने आप में परिवर्तन महसूस करेगा, दाढ़ी आ जाएगी, मूछ आ जाएगी, आवाज बदल जाएगी। सभी जान रहे हैं इसको, ज्यादा बताने की बात है नहीं, समझते सभी हैं इसको। तो शारीरिक और मानसिक परिवर्तन छलांग मारकर आते हैं किशोरावस्था में। किसने कहा? हाल। फिर इसी का थोड़ा विपरीत मत आएगा क्रमशः विकास का सिद्धांत, थ्योरी ऑफ ग्रेजुअल डेवलपमेंट। किशोरावस्था में नवीनताएं धीरे धीरे आती हैं। किसका कहना है? किंग एवं थॉर्नडाइक। तो किंग और थॉर्नडाइक महोदय मानते हैं कि किशोरावस्था में शारीरिक और मानसिक परिवर्तन के फलस्वरूप जो नवीनताएं आती हैं वो एकदम ना आकर धीरे धीरे क्रमशः आती हैं। किंग्स महोदय ने लिखा है कि जिस तरह एक ऋतु का आगमन दूसरी ऋतु के उपरांत होता है, परंतु पहली ही ऋतु में दूसरे ऋतु के आने के लक्षण प्रतीत होने लगते हैं, उसी प्रकार बालक की अवस्थाएं भी एक दूसरे से संबंधित हैं। इस थ्योरी में भी कोई बहुत बड़ा
ऐसा गलती है, ऐसा नहीं है। परिवर्तन की गति तीव्र है, पर उसकी प्रक्रिया तो क्रमिक ही रहेगी। जैसे पानी को आपने ठंडा रखा पहले एक केटली में या एक किसमें, जग में, या एक पानी के टब में। पानी ठंडा है, फिर आपने पानी को गर्म करना शुरू किया और वो गर्म होते होते 100 डिग्री पर पहुंचकर उबलने लगा। तो क्या पानी सहसा उबलने लगा? नहीं। पहली स्थिति पानी ठंडा है, फिर दूसरी स्थिति पानी गर्म हो रहा है, और फिर तीसरी स्थिति पानी गर्म हो गया। तो पहली और तीसरी दोनों के बीच में हमेशा दूसरी स्थिति भी आएगी, चाहे वो गर्म होने की प्रक्रिया हो, चाहे ठंडे होने की प्रक्रिया हो। तो उसी को बता रहा है। किनका कहना है कि बात को भाई सहसा छलांग मार कर आते हैं, ऐसा आपने कैसे कह दिया हाल महोदय? हम दूसरा दिमाग लगा रहे हैं कि किशोरावस्था में जो नवीनताएं आती हैं, किंग महोदय के अनुसार वो धीरे धीरे क्रमिक आती हैं। जिस तरह एक ऋतु का आगमन दूसरी ऋतु के उपरांत होता है, परंतु पहली ही ऋतु में दूसरी ऋतु के आने के लक्षण प्रतीत होने लगते हैं, उसी प्रकार बालक की अवस्थाएं भी एक दूसरे से संबंधित हैं। इस प्रकार धीरे धीरे विकसित होकर शिशु भी बाल्यावस्था से गुजर कर किसे प्राप्त करता है? किशोरावस्था को प्राप्त करता है। देखने में दोनों जो सिद्धांत हैं एक दूसरे के विरोधी लगते हैं, पर विरोधी है नहीं। आपको परीक्षा की दृष्टि से याद रखना है कि क्रमशः विकास का सिद्धांत किंग और थॉर्नडाइक का है, और त्वरित विकास का सिद्धांत, उनका नाम तो अब तक आपके दिमाग में बैठ ही गया होगा, हाल महोदय का है। अब किशोरावस्था की विशेषताओं पर आइए। तो पहली विशेषता क्रांतिकारी शारीरिक परिवर्तन, ग्रेट बॉडी चेंजेस, है ना। किशोरावस्था में नाना प्रकार के शारीरिक क्रांतिकारी परिवर्तन होते हैं, जो इस प्रकार है। किशोर की वाणी में कर्कशता, किशोरी की वाणी में मृदुलता आ जाती है। सही अर्थों में वो अब युवक युवती बनने की दिशा में अपना कदम बढ़ा दे रहे हैं। किशोरों के मुख में मूंछ और दाढ़ी के प्रारंभिक चिन्ह स्पष्ट होने लगते हैं, कंधे चौड़े होने लगते हैं, हड्डियों में दृढ़ीकरण होने लगता है, ज्ञानेंद्रियों का पूर्ण विकास हो जाता है, और शरीर में काम प्रवृत्ति का पूर्ण आधिपत्य रहता है, क्योंकि वैसे हार्मोन बनने शुरू होते हैं। इसीलिए इस अवस्था में शिक्षा की पद्धति में और परिवर्तन और ज्यादा जागरूकता की अवस्था आती है। आगे हम मूल प्रवृत्तियां करके जब पढ़ेंगे, मैकडूगल के बारे में पढ़ेंगे और मूल प्रवृत्तियों पर विस्तार से चर्चा करेंगे, तो मूल प्रवृत्तियों से तो आदमी बच ही नहीं सकता। मैं इंसान हूं मतलब मुझको भूख लगेगी, मैं इंसान हूं मतलब मुझको प्यास लगेगी, मैं इंसान हूं मतलब मुझ में काम भावना रहेगी। तो हम इनसे बचें कैसे? इनका हम मार्गांतीकरण या शोधन करते हैं, और इसकी मार्गांतीकरण की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ती है किशोरावस्था की शिक्षा में, ताकि उसकी बढ़ती हुई शक्ति, उसकी बढ़ती हुई काम प्रवृत्ति, उसे एक दूसरी दिशा में देकर के हम सही उपयोग कर सके। किशोरावस्था में मस्तिष्क में पूर्ण विकास हो जाता है। इस अवस्था में प्रायः ऊंचाई की पूर्ण वृद्धि हो जाती है। इस अवस्था में ज्ञानेंद्रियों और कर्मेंद्रियों का पूर्ण विकास हो जाता है। हाल के शब्दों में इस अवस्था में न केवल गति क्रिया में तीव्रता आ जाती है, बल्कि गति शक्ति भी बढ़ जाती है। तो किशोरावस्था पर बार बार ध्यान देकर अध्ययन करने वाले व्यक्ति कौन है? हाल की पुस्तक का नाम एडोलसेंस। अब हम किशोरावस्था, बाल्यावस्था और शैशवावस्था को समझ चुके, तब आपको जीन पियाजे का संज्ञानात्मक विकास समझ में आएगा। नेक्स्ट वीडियो में आप यदि चाहेंगे तो मैं मेरे लिए तो सबसे इंटरेस्टिंग टॉपिक है जीन पियाजे। आप चाहेंगे तो मैं नेक्स्ट वीडियो उन पर लेकर के आऊंगा, अन्यथा फिर मैं धीरे धीरे मनोवृत्तियों की तरफ बढ़ूंगा। पर मेरा मन कह रहा है कि आगे पढ़ने से पहले हम एक बार जीन पियाजे को पढ़ें, फिर उसके बाद और सिलेबस को आगे बढ़ाते जाएं। कमेंट करके जरूर बताइएगा आप क्या चाहते हैं। किशोरावस्था की दूसरी विशेषता, स्थायित्व एवं समायोजन का अभाव। देखिए, याद करें पिछला वीडियो या आपका पिछला ज्ञान, बाल्यावस्था में स्थायित्व का लक्षण ऐसा दिखा था, और उसको स्यूडो मैच्योरिटी कहा गया था, मिथ्या परिपक्वता। यहाँ पर पूरा स्थायित्व फिर हिल जाने वाला है। शिशु में स्थायित्व नहीं रहता तो किशोर में भी नहीं रहेगा। जिस प्रकार शिशु की मन स्थिति स्थिर नहीं होती, ठीक उसी प्रकार किशोर में स्थायित्व और समायोजन का अभाव रहता है। उसका व्यवहार बहुत ही परिवर्तनशील होता है। वह कभी कुछ विचार करता है, कभी कुछ। वह वातावरण से समायोजन करने में असमर्थ सा रहता है। इसी समय बच्चे माँ बाप से भी बहस करना शुरू कर देते हैं, लोगों की बात मानने से कतराने लगते हैं, अपना निर्णय स्वयं लेंगे, ऐसी भावनाएं आने लगती हैं। तो ये स्थायित्व और समायोजन का अभाव है। आगे चल के वो आएगा लाइफ में। तीसरा, कल्पना का बाहुल्य। अब यहाँ पर एक तो शैशवावस्था में वो सोचता है तो उसकी कल्पना बड़ी अद्भुत सी रहती है। शैशवावस्था, शिशु की कल्पना की अलग दुनिया है, और किशोर की कल्पना की दुनिया तो बहुत प्यारी दुनिया होती है।
इमेजिनेशन किशोर कई प्रकार से करेगा, जिसमें एक प्यारा इमेजिनेशन तो रहता है दुनिया बदल देने का। आप सबके मन में आया होगा कि मैं जब बड़ा होऊंगा तो ऐसा कर दूंगा, अभी जैसे सब कुछ हो रहा है दुनिया में वैसा मेरे अनुसार नहीं चलेगा, ऐसा बाकी लोग करते हैं मैं तो वैसा कर दूंगा। फिर धीरे धीरे हम वास्तविकता के धरातल पर अपने को एडजस्ट करके चलते हैं। तो ऐसा स्वप्न लेकर के चलना कि मैं कुछ बड़ा करने वाला हूं, मैं अद्भुत कर दूंगा, मेरे आने से दुनिया चेंज हो जाएगी, यही तो दिवा स्वप्न है, डे ड्रीम। किशोरावस्था में कल्पना की प्रधानता रहती है। प्रायः किशोर किसी स्थान पर बैठकर नाना प्रकार के दिवा स्वप्न देखा करता है। बैठ गए, सोच रहे हैं, डे ड्रीमिंग। काल्पनिक जगत में विचरण करने के कारण किशोर की प्रवृत्ति अंतर्मुखी रहती है। अब इसीलिए उसकी स्वाभाविक रुचि होती है साहित्य, कला, संगीत में, और हमारा भी कर्तव्य है कि चूंकि हमें उसकी मनोवृत्तियों का मार्गांतीकरण और शोधन करना है, तो हम उसे साहित्य, कला, संगीत आदि के प्रति रुचि जगाएं। बी.एन. झा के शब्दों में, किशोर व्यक्तित्व में मन तरंगी कल्पना क्रिया पर्याप्त समृद्ध होती है। द एडोलसेंस हैज रिचनेस ऑफ फैंटास्टिक इमेजिनेटिव एक्टिविटी। बी.एन. झा लिख लें इस कोटेशन को। भावात्मक अथवा संवेगात्मक जीवन, तो भावनाएं एकदम तीव्र रहेंगी, एकदम जान हाजिर है, जान लड़ा दूंगा, ठीक है। किसी के प्रति समर्पण कर देगा तो एकदम, गुस्से में आएगा तो एकदम तेज, रोएगा तो एकदम तेज। बिल्कुल किशोरावस्था का लक्षण ही है, कैसे नहीं रहेगा भाई उस स्थिति में। जो भरा नहीं हो भावों से बहती जिसमें रसधार नहीं, ऐसे तो नहीं बोलते हैं। तो भावात्मक अथवा संवेगात्मक जीवन, इमोशनल लाइफ, और जीवन में हमेशा ही इमोशन खत्म मत हो, ये आप याद रखें। इस इमोशन का झरना जैसे जैसे सूखता है वैसे वैसे तो हम डिप्रेशन की तरफ जाते हैं, और दुनिया हमारे इमोशंस के झरने को नींबू की तरह निचोड़ देती है। तो अंतिम में बूढ़े होते तक आप ना तो इमोशन छोड़ें और ना तो संवेग को छोड़ें, ये मेरा व्यक्तिगत कहना है। आप क्या कहते हैं, आप बताइए। तो अभी किशोर पर आइए। किशोर का जीवन बहुत ही भावात्मक होता है, यहाँ तक कि वह कभी भी भावावेश में ऐसे कार्य कर डालता है जो असंभव एवं असाधारण कहे जाते हैं। दोस्तों के लिए कहीं भी पहुंच जाएगा, दौड़ते जान लड़ा देगा उनके लिए। वह नाना प्रकार के संवेगों की अनुभूति करता है। रास का कथन है, किशोर अत्यंत संवेगात्मक जीवन व्यतीत करता है, जहां उसके अत्यधिक उत्साह और गंभीर निराशा के निरंतर विकल्प में हम व्यवहार के धनात्मक निषेधात्मक रूपों के लिए एक बार पुनः देख सकते हैं। एक तरफ उत्साह, एक तरफ निराशा, डेविएट होते रहेगा, खुश भी हो जाएगा, दुखी भी होगा, गुस्से में भी आ जाएगा, रोएगा भी, लड़ेगा भी। क्यों ना लड़े, क्यों ना ऐसा करे। आपके घर के बच्चे यदि ऐसा करते हैं, वीडियो को ध्यान से देखें, आप इन चीजों का आनंद लें, उन्हें किसी चीज के लिए परिवर्तित करने का तरीका ही यही है शिक्षा में, यहाँ पर शिक्षा में भी और घर में भी, कि आप उनके पीछे मत पड़ें। हाथ जोड़कर विनती है, उन्हें दिशा दें। जैसे किसी बालक को आपको योग सिखाना है, आप चाहते हैं कि सुबह उठकर वो 5 बजे बिल्कुल रामदेव बाबा बन जाए, नहीं बनेगा, वो सोते रहेगा। आप रोज उसके पीछे पड़ेंगे, उठ जा, योग कर, वो इतना नाराज हो जाएगा कि मैं योग करूंगा ही नहीं। उसको धीरे से आप उसकी तरफ प्रेरित करके, प्रवृत्त करके, वैसा माहौल दे करके ले जा सकते हैं। बड़ा जूझना पड़ता है बच्चों से, उनकी जिम्मेदारी नहीं है, वो हमारी जिम्मेदारी हो जाती है गार्जियन होने के नाते, शिक्षक होने के नाते। इसीलिए शिक्षा शास्त्र में ये सब पढ़ाया जाता है। दिन भर पढ़ 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 बोलोगे, बच्चे को घर में होते रहता है तो पढ़ने से ही वो चिढ़ जाता है, जबकि पढ़ने से उसे इंटरेस्ट आए, ये हमारा कर्तव्य होना चाहिए। अभी मैं प्रवचन ज्यादा नहीं दे रहा हूं, तो आप समझ जाएं। चौथा पॉइंट, भावात्मक और संवेगात्मक जीवन। सभी पॉइंट्स को रिपीट कर लें जल्दी से, फिर मैं वापस आता हूं। ऐसा लंबा समझाने से ही चीजें आपके दिमाग में बैठती हैं। ये मेरा क्लासरूम का अनुभव है, इसलिए मैं जोर लगा रहा हूं। वीडियो बनाते समय भी, अकेले में बोलते समय प्रेरित करने के लिए बहुत जोर लगाना पड़ता है खुद को। तो पहला क्या आया, किशोरावस्था में क्रांतिकारी शारीरिक परिवर्तन। दूसरा क्या हुआ, किशोरावस्था में स्थायित्व और समायोजन का अभाव। तीसरा, कल्पना का बाहुल्य। चौथा, भावात्मक अथवा संवेगात्मक जीवन। पांचवा, बुद्धि का अधिकतम विकास। बिल्कुल बुद्धि का 4 से 16 वर्ष में पूर्ण विकास हो जाता है। किशोरावस्था में झा महोदय कहते हैं कि बुद्धि चरम सीमा तक पहुंच जाती है। विषम लिंगों से मिलने की आवश्यकता। बिल्कुल किशोर जो है किशोरी को खोजेगा, किशोरी जो है किशोर को खोजेगी, उनसे बात करेंगे तो उनको अच्छा लगेगा। इस प्रकार किनका कहना है, देखिए रास का कहना है, काम समस्त जीवन का नहीं तो किशोरावस्था का अवश्य ही मूल तथ्य है। एक विशाल नदी के अति के प्रवाह के समान यह जीवन की भूमि के बड़े भागों को सिंचता है और
उपजाऊ बनाता है। फिर से एक ये इंपॉर्टेंट कोटेशन है, ये आपकी कॉपी में रहे। कोटेशंस की बाढ़ में से हमें चुनिंदा कोटेशंस को चुनना रहता है जो किसी पॉइंट्स को एकदम अच्छे से डिफाइन कर पाते हैं। 7वां पॉइंट भी बड़ा महत्वपूर्ण है, वीर पूजा का समय, एज ऑफ हीरो वर्शिप। तो उनको हीरो वर्शिप करने में बड़ा मजा आता है, किसी भी को अपना नायक बनाएंगे, किसी को भी अपना आदर्श बनाएंगे, अपने लाइफ को वैसा करने का प्रयास करेंगे। और दिक्कत यहाँ पर आती है, एक व्यवहारिक दिक्कत, ये दौर है फिल्म का, तो फिल्मों के नायक उनके वीर पूजा के क्या ना बने, सहारा ना बने, ट्राई करें, और बने भी तो फिल्मों के ऐसे नायक बने जो अच्छे कैरेक्टर्स को सामने लेकर के आ रहे हैं। तो माता पिता को दो चीजों का ध्यान रखना है, वीर पूजा का समय तो है, तो उसके लिए चुने हुए वीर सामने आए, मतलब वो वीर सावरकर को पढ़े तो वो वीर शिवाजी को पढ़े तो भगवान राम को पढ़े। यदि ऐसे लोगों को वो आइडल वर्शिप या हीरो वर्शिप करेगा तो उसकी दिशा और अच्छी हो सकती है। और ये करेगा ही, किशोरावस्था का लक्षण है, उसको किसी के जैसा बनना है, क्योंकि अब वो लाइफ में अपने आप को कुछ बनाना चाहता है, तो किसी को अपना आदर्श मानेगा और उसको फॉलो करने का प्रयास करेगा। तो वीर पूजा का समय, किशोरावस्था में बालक का जीवन बहुत ही अस्त व्यस्त हो जाता है, परिणाम स्वरूप वातावरण में समायोजन करने के लिए वह वीर पूजा करना प्रारंभ कर देता है। यानी मेरा हीरो आएगा तो वो ऐसा कर देगा, पूरे हालत को बदल देगा। वह किसी नाटक, चलचित्र अथवा किसी उपन्यास के नायक को अपना इष्ट समझकर उसकी पूजा करने लगता है, हीरो वर्शिप। धार्मिक चेतना, किशोर अपने जीवन की अस्थिरता को समाप्त करने के लिए, यौन संबंधी कठिनाइयों को समाप्त करने के लिए एवं वातावरण के समायोजन करने के लिए धर्म के प्रति श्रद्धा करने लगता है। रास के शब्दों में निर्भरता की प्रवृत्ति का एक स्वरूप धार्मिक चेतना का उत्पन्न होना है। ईश्वर का स्वरूप परम पिता के रूप में किशोर को बहुत प्रभावित करता है, क्योंकि वह अचेत रूप से स्वयं अपने माता पिताओं के आदर्श स्वरूप प्रतिनिधि ढूंढता है। तो धर्म के प्रति भी चेतना आ गई। मानसिक स्वतंत्रता और शासन विद्रोह, मैं बार बार बता ही रहा हूं, बच्चा अपने माँ बाप से उलझेगा, विद्रोह करेगा, अपनी आजादी चाहेगा। किशोर माता पिता एवं नाना प्रकार के रीति रिवाजों, अंधविश्वासों, रूढ़ियों के बंधन में नहीं रहना चाहता, वह स्वतंत्रता पूर्वक जीवन बिताने में अपना गौरव समझता है। वह अपना जीवन दर्शन स्वयं तैयार करता है। हर व्यक्ति अपनी एक आइडियोलॉजी लेकर चलता है, हर व्यक्ति के मन में रहता है कि मैं कुछ नया करूंगा, मेरी सोच सबसे क्या होगी, अलग होगी। और इसी समय माँ बाप भी सजग रहते हैं, वो बच्चों को एक्सट्रीम कंट्रोल करना चाहते हैं और बच्चे भी एक्सट्रीम स्वतंत्रता चाहते हैं। कौन से एज में? एडोलसेंस में, किशोरावस्था में। आत्मनिर्भर होने की आवश्यकता, बिल्कुल, तो वो चाहता है मैं अपने पैर पर खड़े हो जाऊं, यद्यपि उसे अभी माता पिता पर निर्भर रहना है, फिर भी किशोर कोई न कोई व्यवसाय चुनने के लिए प्रयास करने लगता है, क्योंकि वह चाहता है कि मेरा संसार में कोई ना कोई स्थान अवश्य होना चाहिए। वो डॉक्टर, वकील, शिक्षक, कुशल यंत्र चालक, राजगीर अथवा सफल किसान बनकर जीवन व्यतीत करने के लिए अपनी क्या करता है, इच्छाएं जताता है कि मैं ऐसा कुछ बनूं, मतलब अपने आप को प्रूफ करना चाहेगा। छोटा बच्चा अपनी तरफ ध्यान आकर्षित करना चाहता है। शैशवावस्था में मैंने आपको बताया था, घर में दो लोग बात कर रहे हैं तो बच्चा चाहेगा मेरी तरफ ध्यान आए, अटेंशन सीकिंग की उसमें इच्छा रहती है, अटेंशन सीकर होता है ये। और बड़ा बच्चा अपने आप को स्थापित करना चाहता है। किशोरावस्था में हर किशोर के मन में आता है कि मेरी समाज में पहचान बने, मेरे परिवार में पहचान बने, लोग मुझको जाने। तो ये आत्मनिर्भर होने की आवश्यकता महसूस करने का दौर है। पढ़ने में रुचि, तो पढ़ने में भी रुचि आएगी, मतलब पढ़ने का मतलब केवल अपने कोर्स की पढ़ाई नहीं, इसी समय वह कई प्रकार की कहानियां, उपन्यास, नाटक, कविता और दुनिया भर के पत्र, फिल्म सब देखेगा, सब पढ़ेगा। सामाजिक सेवा की भावना भी बढ़ेगी। यही तो उसके समाज से जुड़ने का समय है, साथ ही साथ समाज सेवा की भावना आएगी ही, बिल्कुल आती है। किशोर में सामाजिक सेवा की भावना का आविर्भाव होता है। धीरे धीरे वो प्रैक्टिकल इंसान बन के समाज सेवा से दूर हो जाए तो हो जाए, इस समय तो उस पर जरूर ये भाव रहता है। आपने भी महसूस किया होगा कि आप किशोरावस्था में जितना अच्छा सोचते थे सोसाइटी के लिए करने का, आज शायद उससे कुछ कम सोच पा रहे होंगे। किशोर में सामाजिक सेवा की भावना का आविर्भाव हो जाता है। प्रसिद्ध शिक्षा शास्त्री रास का विचार है, पूर्ण किशोरावस्था की आत्मा अधूरी प्रतीत होती है, समाज सेवा के आदर्श निर्मित होते हैं एवं पोषित किए जाते हैं तथा नवयुवक का उदार हृदय मानव जाति के प्रेम से ओतप्रोत हो जाता है। ज्यादा इस कोटेशन पर मत जाएं, समझें यही कि मानव सेवा के प्रति, लोगों के प्रति उदारता की भावना से, दया, करुणा, कुछ करने की भावना से उदार का हृदय, मतलब किशोर का हृदय ओतप्रोत रहता है। अब इसमें शिक्षा कैसी होनी चाहिए? तो पहला, शारीरिक एवं गति विकास के लिए तो बच्चे में तो बहुत ज्यादा ताकत आ रही है, उस ताकत का आपको पॉजिटिव उपयोग करना है। दो प्रकार से ताकत है, शरीर मजबूत बन रहा है
ये ताकत है। दूसरा, हार्मोनल चेंज आ रहे हैं जिसके कारण उसमें द्वितीयक लैंगिक लक्षण आ रहे हैं और काम प्रवृत्ति आ रही है। इसलिए इस समय बच्चों को आप क्या करें भाई, खूब खिलाएं। व्यायाम, फुटबॉल, वॉलीबॉल, कबड्डी, जिम्नास्टिक, नृत्य, नाना प्रकार के दौड़ धूप के खेलों की व्यवस्था होनी चाहिए ताकि उसके अंदर की एनर्जी का सही उपयोग हो सके। इस समय व्यायामहीन यदि छोड़ दिया जाए तो शेष जीवन भर के लिए शरीर फूला हुआ ही उसके हाथ आएगा। ये झा का कहना है, बिल्कुल मोटा हो जाएगा, वो फूल जाएगा, मन भी उसका मोटा हो जाएगा। संवेगों का शोधन अथवा प्रशिक्षण, तो यही बता ही रहा था मैं, शोधन अथवा क्या है, प्रशिक्षण। तो देखिए संवेगों का शोधन क्या है, इसे प्यार से समझ लीजिए। इस आगे के चैप्टर में मैं समझाऊंगा। जैसे मुझे बहुत क्रोध आता है और मैं किसी को भी मारने पीटने गुस्सा करने जाऊंगा, और यदि मैं समझदार हूं तो मैं क्या करूंगा, उस क्रोध को दिशा दूंगा। एकदम एक प्रैक्टिकल उदाहरण दे रहा हूं। मेरा खुद का एक स्कूल है और वो पार्टनरशिप में झंझट झगड़ा हुआ तो उसको 2 ग्रुप में बांट दिया गया। लड़े मेरे पार्टनर्स, मैं उनको समझाया, समझाने के प्रयास में डांटा भी। फिर मैं बहुत ज्यादा क्रोध में रहने लगा और क्रोध में रहते रहते मैं एक दिन अपने बच्चों को भी पीट दिया। फिर मेरे अंदर का विवेक जागा, मैंने कहा अब मुझे अपने क्रोध को दिशा देने की जरूरत है। मैं किसी पे क्रोध नहीं करूंगा, मैं अपने स्कूल में इतना काम करूंगा कि वो जो भी दूसरे पार्टनर लड़ करके भागे हैं उनकी तुलना में बहुत आगे बढ़ जाए। तो क्या मैंने क्रोध को छोड़ा? नहीं, मैंने क्रोध का मार्गांतीकरण किया, शोधन किया, उसे नई दिशा दी। ऐसा आप सबको आना चाहिए। दुख को भी आप प्रेरित कर सकते हैं आदर्श देकर। कोई अपने पिता की मृत्यु पर बहुत दुखी हो चुका, अपने भाई अपने पत्नी की मृत्यु पर दुखी हो चुका, कुछ सूझ ही नहीं रहा है, तो बोलो उसकी याद में कुछ अच्छा काम करो। दुख का मार्गांतीकरण, शोधन, ये एक प्रक्रिया होती है साइकोलॉजी की, जरूर समझिए। हमें युवाओं के, किशोरों के लिए भी संवेगों के शोधन की आवश्यकता है और उसको प्रशिक्षण देने की आवश्यकता है। क्यों? क्योंकि इस अवस्था में नाना प्रकार के संवेगों की अनुभूति होती रहती है। अतः इनका शोधन अथवा प्रशिक्षण करने के लिए साहित्य, कला, संगीत आदि की शिक्षा देनी चाहिए। यानी संवेग क्या हो गए, ऊर्जा जो है किसी दूसरी दिशा में क्या हो रही है, डाइवर्ट हो रही है। तो ये हमारी शिक्षा का आवश्यक अंग बन जाएगा। आप समझ गए। देश और धर्म की, देश धर्म समाज की सेवा के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। स्कूल में डिबेट, नाटक, संगीत, हॉबी क्लास, नाना प्रकार के खेलों की व्यवस्था करनी चाहिए जिससे कि किशोरों के संवेगों का स्वस्थ कर मार्ग की ओर शोधन होता है। इसी समय उसका व्यावसायिक पथ प्रदर्शन करना चाहिए। इसी समय उसको यौन शिक्षा की भी जरूरत है ताकि अपने शरीर में जो वो यौन से संबंधित, सेक्स से संबंधित परिवर्तन महसूस कर रहा है, उसको लेकर के वो तनाव में मत आ जाए, उसको लेकर के वो चिंता में मत आ जाए, किसी प्रकार की फ्रस्ट्रेशन या कुंठा में ना आ जाए। तो उसकी भी आवश्यकता है यौन शिक्षा की किशोरावस्था में। सरस्वती यात्राओं की आवश्यकता जितनी बालक की होती है उससे ज्यादा सरस्वती यात्रा मतलब एक्सकर्शन की आवश्यकता किशोरों के लिए होती है। जब सरस्वती यात्रा में जाते हैं, पिकनिक पे, टूर पे, शैक्षणिक भ्रमण पे, तो एक दूसरे से बात करने का अवसर मिलता है, नए नए जगहों को देखने का अवसर मिलता है, लोगों का सामाजिक विकास होता है, नैतिक विकास होता है, व्यक्तित्व विकास होता है। महापुरुषों की जीवनियां और साहित्य के पढ़ने की आवश्यकता हर अवस्था में तो है, किशोरावस्था में विशेष है, ताकि वो महापुरुषों को ही अपना क्या बनाए, हीरो बनाए। और उसे सहानुभूति की आवश्यकता है, स्वतंत्रता की आवश्यकता है। कारण क्या है, उसकी मांग ही है स्वतंत्रता। उसके शरीर की परिवर्तन और उसकी सोच ही उसे स्वतंत्रता की ओर प्रेरित कर रहे हैं। और आप इसी समय उसको बहुत डांटते पीटते रहोगे तो बेचारा फ्रस्ट्रेट होगा। तो आप उसके प्रति सहानुभूति रखें, करुणा कहते हैं। और ये सहानुभूति केवल उसके प्रति नहीं, जिसके अंदर भी संवेगों का ज्वार बह रहा है उसके साथ आप लड़ झगड़ कर कुछ नहीं पाओगे। कोई क्रोध में आकर आपको चिल्ला रहा है, आप बदले में क्रोध करके उसके सामने खड़े होगे तो क्रोध से क्रोध का अंत नहीं है, दोनों मारपीट पे उतर जाओगे। तो क्रोध करने वाले के साथ क्या करें, करुणा। बेचारा कितना परेशान है, तब तो इस कदर चिल्ला रहा है। यदि आप करुणापूर्ण उससे व्यवहार करोगे उसका क्रोध शांत होगा। अक्सर हम भी प्रतिक्रिया करने लगते हैं, किशोरों के साथ हमें प्रतिक्रिया करने की जरूरत नहीं है, सहानुभूति की जरूरत है। उन्हें एक सीमित परिमाण में स्वतंत्रता भी देने की जरूरत है। ठीक है बच्चों, जाओ, हाँ निगरानी जरूर रखें, लेकिन हाँ स्वतंत्रता दें। फिर व्यक्तिगत विभिन्नता के अनुसार शिक्षा का प्रबंध। क्यों है व्यक्तिगत विभिन्नता के अनुसार शिक्षा का प्रबंध? क्योंकि हर बच्चे का कुछ ना कुछ अपना पर्सनल क्या होता है, पर्सनल एस्पेक्ट है,
अपने व्यक्तिगत गुण हैं, अपनी व्यक्तिगत आवश्यकता है, तो थोड़ी सी यदि हम व्यक्तिगत विभिन्नता के अनुसार शिक्षा देने लगे तो और बेहतर हो जाएगा। ये युवावस्था में शिक्षा की योजना है। स्काउटिंग की योजना भी आवश्यक है। माता पिता को चाहिए कि बच्चे को स्काउट का सदस्य बनाएं। स्कूल में इसीलिए स्काउटिंग कराई जाती है, तो बच्चे का शारीरिक विकास, मतलब बच्चे का मानसिक विकास होता है, नैतिक विकास होता है, टोली बनाकर रहता है, अनुशासन सीखता है, साहसी बनता है, सक्रिय होता है, सब स्काउट में जाकर के सीखता है, एनसीसी में जाकर के सीखता है। तो जरूर भेजें अपने बच्चों को। मानवीयता की भी शिक्षा देनी चाहिए, बिल्कुल, कि आप भैया देश के लिए काम करें, बच्चा सोच भी रहा है और आप भी करें। तो ये आपके लिए इस अवस्था में जो व्यवहार है आपके लिए भी उतना ही महत्वपूर्ण हो जाता है। किशोर तो समझ नहीं रहा है ना, वो परिवर्तन के दौर से गुजर रहा है, पर आप तो मैच्योरिटी में आ चुके हैं। इसलिए इस वीडियो को जितना पढ़ने की दृष्टि से देखना जरूरी है, उतना ही माता पिता को समझने की दृष्टि से देखना जरूरी है, उतने ही शिक्षकों को समझने की दृष्टि से देखना जरूरी है। और देखिएगा जीन प्याजे वगैरह में जब हम जाएंगे तो फिर हम आपको और अच्छे से समझा पाएंगे कि कितने अच्छे मनोवैज्ञानिक तरीके से उन लोगों ने हर अवस्था को सोचा है और उसके लिए शिक्षा की क्या व्यवस्था होनी चाहिए, इस पर अपने विचार दिए हैं। तो जो शिक्षा शास्त्र का पढ़ना है वो हमें योग्य बनाता है हमारी सोच में परिवर्तन लाकर कि हम बच्चों से कैसा व्यवहार करें, बच्चों को लेकर हम तनाव महसूस न करें, बच्चों के साथ हम बच्चे न बने। यद्यपि बच्चों को पढ़ाने का तरीका बच्चे बनकर रहना होता है, लेकिन हमारे दिमाग में हमेशा रहे कि इनकी अवस्था तो ऐसी है कि ये कुछ न कुछ गलतियां, कुछ न कुछ ऊधम करेंगे और हमें उनका मार्गांतीकरण और शोधन करना है। ये चीजें आपको कैसी लग रही हैं जरूर बताएं। नेक्स्ट वीडियो में आपसे फिर मिलते हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।